वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ये बेल नोटिफिकेशन आइकन बना होगा उसके ऊपर क्लिक करके ऑल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लें कि जब भी मैं कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली SDLC के ऊपर है। SDLC, ठीक है जी, जिसे हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं और सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर, या इसे हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं। ये जो SDLC हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका मेन यूजेज तो आगे आपको हायर स्टडीज के अंदर पता चलेगा, जिसमें इसके मुख्तलिफ मॉडल्स होते हैं जिनको फॉलो करके इंडस्ट्रीज जो हैं एक बेहतर सिस्टम या सॉफ्टवेयर को डेवलप करती हैं। क्योंकि हमारे जो यहाँ पे टॉपिक की डिस्कशन है वो बेसिकली महदूद है फर्स्ट ईयर के सिलेबस के मुताबिक। तो हमने जो चीजें पढ़नी है वो फर्स्ट ईयर के सिलेबस के मुताबिक होंगी, तो उस लिहाज से मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन में नहीं जाऊंगा, कोशिश करूंगा कम वक्त के अंदर आपको इस क्वेश्चन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि SDLC है क्या। SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, जिसका मेन मकसद ये है कि एक हम बेहतर सिस्टम या सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकें। ठीक है जी, कामयाबी से हम एक बेहतर सिस्टम को या सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकें, वो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। अब सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर हम कोई भी सॉफ्टवेयर या सिस्टम जो बनाते हैं उसके अंदर मुख्तलिफ तरीकाकार रूल्स इंप्लीमेंट किए गए हैं, जिन्हें हम एक नाम यहाँ पे देते हैं फेजेस का। ठीक है जी, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, फेजेस का नाम देते हैं। इन फेजेस को हमने इन फेजेस के ऊपर काम करना होता है और इन फेजेस में से गुजर कर हम एक बेहतर सिस्टम या सॉफ्टवेयर यूजर को प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जी फेजेस कौन सी हैं, कौन सी फेजेस में से हमने ये सारा काम करना होता है। ठीक है, तो मैं फेजेस सबसे पहले फेजेस की सीक्वेंस में चलता हूं। तो पहली फेज आपकी आ जाती है इन्वेस्टिगेशन फेज। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन फेज आ जाती है, वन बाय वन इसको करते हैं। इन्वेस्टिगेशन फेज जो होती है, मैं आपको इस बुक से करा रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट ईयर की बुक से। ये शायद आपको पता नहीं जूम करके नजर आया भी या नहीं, फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ। इसलिए बुक से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कुछ चीजें यहाँ पे जो हैं सेंटेंसेस के अंदर वो स्टूडेंट बुक को फॉलो करते हैं तो उनको तर्जुमा नहीं समझ आता। ठीक है, वैसे आप इंटरनेट पे देखें बहुत से यूट्यूबर्स हैं जिसमें पाकिस्तानीज भी हैं, इंडियंस भी हैं, फॉरेनर्स दूसरे ममालिक के भी हैं, जो इस टॉपिक के ऊपर आपको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी, इसके ऊपर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बुक से इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे जो पाकिस्तान के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादातर बुक्स को फोकस करते हैं और उसको जब पढ़ते हैं तो उनमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उनको तर्जुमा उस चीज का नहीं आता। तो मैं वन बाय वन पढ़ता हूँ। तो सबसे पहले कहता है इन्वेस्टिगेशन फेज के अंदर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इज टू कंडक्ट एन इनिशियल एनालिसिस एंड फाइंडिंग्स ऑफ द सिस्टम। हमारा मेन इसमें क्या काम होता है, इनिशियल एनालिसिस। कि हमने जो भी सिस्टम बनाना है उसके बारे में पहले हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे, हमें क्यों सिस्टम बनाना है, ये पहले सिस्टम था तो हम उसकी बेस पर क्यों नया सिस्टम बनाने जा रहे हैं। देखिए, कोई भी काम जो शुरू करना होता है पहले हम उसको उसका टारगेट सेट करते हैं और उस टारगेट को सेट करने के बाद उसको माइंड में लाने के बाद उसके ऊपर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये डिसाइड करना है कि हमने जो प्रोजेक्ट जो हमें प्रोजेक्ट मिला है सिस्टम या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, उसे हम कैसे डेवलप करेंगे। ठीक है, मिसाल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। हम
बात करते हैं कि हमने एक सिस्टम बनाना है, सॉफ्टवेयर बनाना है एक कॉलेज के लिए जिसमें एडमिशन फीस से रिलेटेड हो वो सॉफ्टवेयर। अब सवाल ये पैदा होता है कि उससे पहले एडमिशन फीस कैसे कॉलेज में सबमिट की जाती थी या कैसे एंट्रीज उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता था कि मैन्युअली कोई भी वहां पे क्लर्क जो बैठा होता था जो फीस सबमिट कर फीस एक्सेप्ट करता था स्टूडेंट से, वो वहां पे अपने रिकॉर्ड स्टूडेंट्स बताते थे, रोल नंबर और नाम, फिर उस और सेक्शन के मुताबिक वहां पे रजिस्टर्स में एंट्री करता था। फिर उसके बाद रिसीट बुक से वो वहां से रिसीट स्टूडेंट को प्रोवाइड करता था एंट्री करने के बाद। फिर वो मुख्तलिफ रजिस्टर्स में उसका रिकॉर्ड मेंटेन करता। तो बात कहने की ये क्या हो सकता है कि वो वहां पे स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ गई हो और एक बंदे से वो मैनेज ना हो रहा हो, तो कॉलेज वालों ने सोचा हो कि जी क्यों ना इसको हम कंप्यूटराइज सिस्टम पे ले जाएं, मतलब मैनुअली जो हमने फीस एंटर करनी होती है क्यों ना उसे हम कंप्यूटराइज सिस्टम की तरफ ले जाएं। तो अब ये जो चीज है ये हमने पहले इन्वेस्टिगेट करनी कि हमें पहले सिस्टम जो हम बना हुआ था उसमें क्या चीजें थी या किस प्रॉब्लम्स की बेस पर हम नए सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेशन फेज के अंदर हम वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, उसके अंदर आप उसने तो बुक में आपको बहुत सारी डिटेल बताएंगे। ठीक है जी, मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी बताऊंगा। सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ इसी के अंदर है इन्वेस्टिगेशन के अंदर। सिस्टम आइडेंटिफिकेशन के अंदर हम ये देखते हैं स्टेज के अंदर कि हमने जो चीज बनानी है, मिसाल के जो अपने सॉफ्टवेयर बनाना है वो किस किस्म का होगा, उसके अंदर क्या क्या चीजें हमें करनी होंगी। ठीक है, हमारा जो स्टार्टिंग प्रोजेक्ट है, हमारा जो प्रोजेक्ट हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं उसका इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा वो हम यहाँ पे सिस्टम स्कोप के अंदर बताते हैं। ठीक है, हमारा इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा और ये एक अहम पॉइंट होगा सिस्टम स्कोप हमारे प्रोजेक्ट को आगे लेके जाने में। अगर जब तक आपको सिस्टम स्कोप नहीं पता होगा आप आगे उस सिस्टम के ऊपर या सॉफ्टवेयर के ऊपर काम नहीं कर सकते। फिर उसके बाद अल्टरनेट सॉल्यूशंस होते हैं। देखिए अब ये भी तो हो सकता है कि हम कॉलेज वाले कहते हैं जी एक यहाँ पे तादाद स्टूडेंट्स की बढ़ गई है तो एक क्लर्क से ये काम नहीं होता, इसको कंप्यूटराइज करें, तो उसका मुतबादल एक और भी तो हल हो सकता है। वो हाल ये कि हम दो वहां पे क्लर्क्स जो है अकाउंट के अंदर, अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर दो क्लर्क्स को ये ड्यूटी दे देंगे जी आपने फीस सबमिट इनकी एंट्री करनी। इससे क्या होगा, लोड जो होगा एक शख्स के ऊपर कम हो जाएगा, दो में डिवाइड हो जाएगा काम। फिर भी तो हो सकता है काम कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर की मदद से आप चाहते हैं कि जी सारी फीस की सबमिशन हो, उससे अल्टरनेट उसका सोल्यूशन भी हमारे पास है। मुतबादल उसका हल क्या है कि आप दो बंदे रख लें या तीन रख लें। ठीक है जी, तो वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या उसको ये फाइनेंशियली ये चीजें अलाउ करती हैं कि वो दूसरा बंदा वहां पे इम्प्लीमेंट करें, मतलब वहां पे यूज करें उसको फीस सबमिशन के लिए या नहीं। तो अगर उनकी फाइनेंशियल रेंज के अंदर वो नहीं आता वो बंदा, मतलब देखें तो जो भी बंदा वो हायर करेंगे उसको तो आपने पे देनी पड़ेगी, तो उस पे के मुताबिक अगर वो करते हैं तो फिर तो उनको हर महीने पे देनी पड़ेगी। तो हो सकता है कि वो कंपनी चाहती हो कि नहीं जी हम एक ही दफा पे करके सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, वो सारे उसके अंदर एंट्री करते रहेंगे, हमें बार बार ये सारा काम करने की जरूरत ना पड़े पे देने की। तो ये भी इसका हम अल्टरनेट सॉल्यूशंस के अंदर, अब सिंपल मैं आपको ये कहता हूँ कि जो मुतबादिल हम एक सॉल्यूशंस होते हैं ना एक सिस्टम को बनाने के, वो हम वहां पे सामने रखते हैं। उनमें से आप तीन चार जो भी आप अल्टरनेट सॉल्यूशंस होंगे वो सामने जो रखेंगे, उसकी बेस पर आप जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा उसको सेलेक्ट करेंगे, जिसका आप समझ देंगे 100% इसके ऊपर पहले काम करेंगे। हम आगे की सिचुएशन को मसला बनता भी है, कोई चेंजिंग करनी पड़े तो फिर हम किसी और सोल्यूशन को सिलेक्ट कर सकते, लेकिन आप उनमें से जो पहले तीन चार मेंशन करेंगे उनमें से बेस्ट सोल्यूशन सिलेक्ट करेंगे फॉर वर्किंग इन द फ्यूचर ऑन द प्रोजेक्ट। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करते हैं जी फिजिबिलिटी स्टडी। ये जब सारी चीजें आप कर लेते हैं ना अल्टरनेट सॉल्यूशंस के अंदर, अल्टरनेट सॉल्यूशन के अंदर एक और मेन चीज आप जो चेक करते हैं वो कंपटीशन भी होता है। ठीक है, कंपटीशन से मुराद हो सकता है कि ये जो प्रोजेक्ट आप बनाने जा रहे हैं, जिसके ऊपर काम करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर, ये पहले से भी बना हुआ हो, तो आपने देख लिया कि पहले से बने हुए जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर क्या चेंजिंग करनी पड़ेगी या क्या प्रॉब्लम्स थी जो जिनको हम खत्म करके उससे बेहतर एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे सकते हैं। ठीक है, तो ये भी चीजें आप अल्टरनेट सॉल्यूशंस में बताते हैं। फिर फिजिबिलिटी स्टडी होता है। फिजिबिलिटी स्टडी जो होती है ये एक, इसके अंदर आप क्या करते हैं
कि आप मेन 3 चीजें चेक करते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल, सोशल एंड टाइम कंस्ट्रेंट्स। ये 3 चीजें आप चेक करते हैं कि फाइनेंशियली क्या जो हम जिसके ऊपर काम करने जा रहे हैं, जिस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने जा रहे हैं, क्या वो हमारी विद इन रेंज में कंप्लीट हो जाएगा, क्या उस जो हमें कॉस्ट बताई गई है उसके मुताबिक उस कॉस्ट के अंदर रहते हुए हमें कंपनी को भी कोई फायदा होगा या नहीं, या जो हम चीजें उस प्रोजेक्ट के ऊपर यूज करेंगे क्या वो इन विद इन कॉस्ट हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं, यूज कर सकते हैं या नहीं। तो आप एक तो चीज ये बताते हैं फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर। उसके बाद सोशल कंस्ट्रेंट्स, ठीक है जी, सोशली मतलब इसको हम सेशन में टेक्निकल भी कह सकते हैं, टेक्निकल कंस्ट्रेंट भी हो सकता है कि जो चीजें हम टेक्निकली यूज करें क्या वो आने वाले वक्त के अंदर क्या उनका कोई बेनिफिट होगा। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी हम जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं ये ऑनलाइन चलेगा, मिसाल के तौर पे फीस वाला, इंटरनेट के बगैर नहीं चल सकता, लेकिन अब ये जिस जगह पे दे रहे हो, जिस कॉलेज को ये सॉफ्टवेयर बना के, हो सकता है वहां पे इंटरनेट की फैसिलिटी ना हो, तो टेक्निकल इश्यूज तो हो गए ना। तो ये भी हमने माइंड में रखनी है, ये सारी चीजें हमने इसमें माइंड में रखनी है, ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडी में बतानी है। इस तरह टाइम कंस्ट्रेंट कि क्या विद इन टाइम कंप्लीट हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा उस सिस्टम को, ये सॉफ्टवेयर को बनाने में, विद इन टाइम कंप्लीट होगा या नहीं, कितना कस्टमर को टाइम चाहिए सॉफ्टवेयर को बनवाने के लिए, कितना टाइम उसे चाहिए, या एक ऑर्गेनाइजेशन कितना उसके ऊपर मिलकर टाइम के अंदर रह के काम कर सकती है या नहीं, ये सारी चीजें हमें बतानी पड़ेंगी। फिर उसके बाद प्लानिंग की जाती है, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स करने के बाद फिर आपका आ जाता है प्लानिंग। आप उसमें प्रॉपर एक प्लान करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें इकट्ठी करने के बाद आप प्लान करते हैं कि क्या ये प्लानिंग के अंदर ये होता है कि आप मेन चीजें यही चीजें फाइनेंशियली और टाइम कंस्ट्रेंट और टेक्निकल के साथ साथ फिर आप सारा देखते हैं कि कंपनी को भी कुछ से बेनिफिट होगा, तो सारी चीजें आप प्लानिंग करके एक टाइम शेड्यूल मुकर्रर करते हैं और उसके मुताबिक 1 बाय 1 आगे काम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और काम उसके ऊपर वर्क करते हैं। ये जो प्लानिंग की बात कर रहे हैं, प्लानिंग होती है इसको एक हम कहते हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट। ये एक रिपोर्ट बनाते हैं और उस रिपोर्ट के अंदर जितनी भी आपने चीजें हासिल की होती है, जिसमें सिस्टम स्कोप हो गया, अल्टरनेट सॉल्यूशंस हो गया, इसी तरह प्लानिंग से ये इस तरह कंस्ट्रेंट्स हो गए, ये सारी चीजें आप मेंशन करते हैं रिटन फॉर्म में, क्योंकि रिटन फॉर्म में लिखना जरूरी होता है, और उसके बाद आप अप्रूवल के लिए मैनेजमेंट को भेज देते हैं। अब वो डिसाइड करेगी क्या उनके रूल्स के मुताबिक या जो उनके पॉइंट्स होंगे क्या उनको अगर बेनिफिट होता है या नहीं, या वो इस नई टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं या नहीं, वो सारा उसकी बेस पर वो आगे काम करते हैं। तो ये आपका होगी जी इन्वेस्टिगेशन फेज। कौन सी जी? पहली इन्वेस्टिगेशन फेज आपकी होगी जिसके अंदर हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है, इसके साथ मैं ठीक लगा देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट आपकी आ जाएगी इन्वेस्टिगेशन के बाद एनालिसिस फेज। एनालिसिस फेज जो होती है इसके अंदर वो कहते हैं कि हियर द एनालिस्ट विल कंडक्ट द फॉलोइंग। इसके अंदर जो काम बंदा कर रहा होता है ना वो होता है जी एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट का काम होता है, क्या काम होता है? सबसे पहले वो कहते हैं दिस एक्टिविटी इज आल्सो कॉल्ड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। हम एनालिसिस फेज को रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी कहते हैं, ठीक है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी कहते हैं। Analysis here the analyst would sum up the requirements of the system from the users and manager। कि जो मैनेजर्स और यूजर्स जो होते हैं जो उस सिस्टम को यूज करेंगे, ठीक है जी, उससे डिटेल इंफॉर्मेशन हासिल करता है कि उनको किस तरह की चीजें चाहिए। जो हम सिस्टम बनाने चाह रहे हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें उन्हें चाहिए होंगी या उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस आ रही हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स की शक्ल में इकट्ठी करेगा। कौन? सिस्टम एनालिस्ट। मैनेजर्स और एंड यूजर्स वो होते हैं जो यूज करते हैं उस सॉफ्टवेयर को, उनसे जाके उनसे रिव्यू लेगा, उनसे क्वेश्चनेयर्स करेगा, इंटरव्यूज करेगा, मुख्तलिफ तरीकाकार अपनाएगा एनालिस्ट, ताकि वो मेन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके और उसकी बेस पर एक रिकमेंडेशन दे सके ताकि उसकी बेस पर नया काम किया जा सके।
अब जो भी रिक्वायरमेंट्स इस एनालिसिस फेज के अंदर एनालिस्ट हासिल कर रहा होता है, उस रिक्वायरमेंट्स की बेस पर ही आगे फर्दर हमने काम करना होता है उस प्रोजेक्ट SDLC के अंदर। नेक्स्ट फेज जो होती है ना, ये याद रखना है कि जितनी भी यहाँ पे जो फेजेस की हम बात करें, सेकंड फेज डिपेंड कर रही होगी फर्स्ट फेज पे, थर्ड फेज डिपेंड कर रही होगी सेकंड फेज पे। सिंपल कहने का मतलब ये कि फर्स्ट फेज का जो आउटपुट होगा, जो रिजल्ट होगा, उसको हम इस्तेमाल करेंगे सेकंड फेज की इनपुट में। ठीक है। अच्छा, अब सिस्टम एनालिस्ट हमने कहा जी रिक्वायरमेंट हासिल करता है। रिक्वायरमेंट कैसे हासिल करता है? उसके मुख्तलिफ तरीकाकार हैं, डाटा गैदर करने के उसके मुख्तलिफ तरीकाकार हैं। एक तो मैनुअल्स हो सकते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट जो होते हैं, ठीक है। जिस तरह आप देखते होंगे मोबाइल आप जब खरीदते हैं तो मोबाइल बॉक्स के अंदर एक उसका मोबाइल का मैनुअल दिया जाता है कि उसको किस तरह यूज करते हैं, उसमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और किन चीजों के बारे में बताया है कि कौन सी चीजें यूज करनी है, किन चीजों पर पाबंदी है कि ये नहीं करना, आपको मोबाइल खराब हो जाएगा वगैरह वगैरह, डिटेल चीजें होती है। देखो हम पढ़ते नहीं है, कभी हमने उसे पढ़ा नहीं है। वो एक मैनुअल है। उस डिवाइस को या कोई भी आप डिजिटल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल बुक मिलती है। तो ये मैनुअल्स क्या होते हैं? अगर जो भी सिस्टम आप पहले से बनाने जा रहे हो, उसके एक मैनुअल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको स्टडी किया जाता है कि उसको पढ़ के उसके ऊपर प्रॉब्लम देखी जाए। हो सकता है पहले कि वो सॉफ्टवेयर या सिस्टम बना हुआ हो, तो उसको स्टडी करने के लिए उसके मैनुअल्स डॉक्यूमेंट को रीड किया जाता है, उससे बिल्कुल डाटा हासिल हो सकता है। ठीक है जी। जिसके अंदर मैंने भी बताया ना, मैनुअल्स के साथ साथ वो जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के साथ एक बुक दी जाती है, ठीक है, वो एक गाइड होती है। इसी तरह इंटरव्यूज भी ले सकते हैं। एक तरीका कार एनालिस्ट मैनुअल्स की मदद से बुक जो ट्यूटोरियल्स होते हैं, इसी तरह इंटरव्यूज भी ले सकते हैं। इंटरव्यूज जाके लेगा यूजर से, मैनेजर से, कि क्या उनको प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं और क्यों वो नया सिस्टम बनाने जा रहे हैं, उनको क्या क्या चीजें चाहिए नए सिस्टम के अंदर, वो सवालात करके इंटरव्यूज करके पूछ सकता है। लेकिन यहाँ पे ये बात रखनी है या ज़हन में कि सिस्टम एनालिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो टू द पॉइंट स्पेसिफिक उस टॉपिक से रिलेटेड ही, जिस काम के लिए उसे भेजा गया वो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस करे, इररेलेवेंट क्वेश्चंस ना करे, स्टॉप से। ठीक है। उसके बाद दूसरा इंटरव्यूज के बाद आ जाते हैं क्वेश्चनर्स। ठीक है। अब क्वेश्चनर्स क्या होते हैं? एक पेपर होता है फॉर्म की शक्ल में, जिसके ऊपर आपको मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसकी बेस पर एक तज्जिया किया जाता है कि जितने मेजॉरिटी लोग जो जिन ऑप्शंस को सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी बेस पर हम उसके ऊपर काम करेंगे। इसी तरह हम किसी सिस्टम को डिटेक्ट करना चाहते हैं उसमें प्रॉब्लम क्या है, तो हम उस पेपर के ऊपर वो क्वेश्चन सेट कर देते हैं और फिर हम वो जाके स्टाफ जो वहाँ पे काम करता है या जिनको ये यूजर्स को ये प्रॉब्लम्स आ रही है उनको देते हैं, वो फिर हमें बताते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो दोनों सेम हुए, फिर इंटरव्यूज और क्वेश्चनर्स तो फिर सेम हुए, जब इसमें भी हम डाटा हासिल करें इसमें भी फर्क है। फर्क ये कि इंटरव्यूज वहां पे लिए जाते हैं जहां पे तादाद कम हो, इंटरव्यूज वहां पे लिए जाते हैं जहां तादाद कम हो, क्वेश्चनर्स वहां पे लिए जाते हैं जब आपकी तादाद ज्यादा हो। मतलब कंपनी के अंदर आप एक एनालिस्ट जाते हैं इंटरव्यू करने के लिए और वहां पे जो लोग काम करने वाले हैं वो 100 हैं, 100 के पास हर एक के पास जाके इंटरव्यू तो नहीं ले सकता, तो उस सूरत के अंदर क्वेश्चनर्स। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, एक और चीज आ जाती है ऑब्जर्वेशन। ये भी सिस्टम एनालिस्ट इसकी मदद से भी काम करते हैं। ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं? ऑब्जर्वेशन से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे एक सिस्टम बनाने जा रहे हैं हम, ठीक है। अब वो जो सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब हमें प्रॉब्लम्स कैसे डिटेक्ट करें, उसका एक हल ये है ऑब्जर्वेशंस के अंदर कि जो शख्स उस सिस्टम को यूज कर रहा होगा, रन कर रहा होगा, चला रहा होगा, वो उसकी वर्किंग को बेहतर जानता होगा एज कम्पेयर टू वो शख्स जो उसको यूज नहीं कर रहा। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक बंदा जो है वो सैमसंग के फोन को यूज करता है, तो उसको जितने सैमसंग की फोन्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन पता होगी एज कम्पेयर टू आईफोन वाले को इतनी वो चीजें नहीं पता होंगी, या क्यू मोबाइल वाले या कोई और फोन वीवो हो गया या इस तरह के जो भी फोन्स हैं उनसे रिलेटेड लोगों को नहीं पता होंगी। हर एक ब्रांड जो होगा उसके जो यूज कर रहा है उसको उतनी डिटेल उसको बेहतर पता होगी जो उसको यूज कर रहा होता है उस डिवाइस को। इसी तरह जो
कंपनी के अंदर जो सॉफ्टवेयर या सिस्टम को यूज कर रहे होते हैं वो उसको बेहतर बता सकते हैं उसकी वर्किंग के बारे में या उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में जो उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो ऑब्जर्वेशन यही होता है कि जो शख्स उस सिस्टम को चला रहा होता है, सॉफ्टवेयर को रन कर रहा होता है, उसकी वर्किंग को हम जज कर सके, उसकी वर्किंग को देखेंगे वो सिस्टम में कैसे काम कर रहा है, और देखने के साथ ही हमें वहां से अंदाजा हो जाएगा कि वो क्या प्रॉब्लम्स उसको फेस करना पड़ रहे हैं। ठीक है जी, ये आपका ऑब्जर्वेशन हो गया। ऑब्जर्व इंटरव्यूज हो गए, मैनुअल्स हो गए, क्वेश्चनर्स हो गए, ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट आ जाता है जी सैम्पलिंग। सैम्पलिंग ये होता है कि जिसके अंदर हम पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चंद लोगों को सिलेक्ट करते हैं और उनसे सवालात करते हैं, उनसे उनकी रिव्यूज लेते हैं ताकि हमें वहां से बेहतर रिक्वायरमेंट्स हासिल हो सकें। अब सवाल ये पैदा होता है सैम्पलिंग किन लोगों की जाती है? सैम्पलिंग वो जो तजर्बाकार लोग होते हैं, ठीक है जी, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जो सिस्टम को ज्यादा बेहतर उनकी वर्किंग को जानते हैं, वो बेहतर आपको गाइड कर सकते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस सिस्टम को या सॉफ्टवेयर को चलाने में और क्या क्या चीजें इसमें होनी चाहिए। अब ये सारी जो चीजें हैं इनको इकट्ठा करेगा, ये सारी चीजें कौन इकट्ठी करेगा? एनालिस्ट। एनालिस्ट इन सारे पॉइंट्स को यूज करके इनमें से मेजर चीजें हैं वो इकट्ठी करेगा और डाटा एनालिसिस करेगा। डाटा एनालिसिस क्या होता है कि जो चीजें इसमें इन स्टेप्स में जहां जहां मैनुअल्स में, इंटरव्यूज में, क्वेश्चनर्स में, ऑब्जर्वेशंस में, सैम्पलिंग में इकट्ठी की होंगी, उनको मेजर जो उसके डिफरेंसेस होंगे, जो उसको पॉइंट्स चाहिए होंगे, उनको डाटा को अलग कर लेगा, जो नहीं चाहिए होंगे उनको साइड पे कर देगा और उसको एक प्रॉपर एक रिपोर्ट बनाएगा और उस रिपोर्ट को कहते हैं एनालिसिस रिपोर्ट। क्या कहते हैं जी? एनालिसिस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंदर वो करंट जो वर्किंग सिस्टम है उसकी करंट जो सिस्टम उसकी वर्किंग के बारे में बताएगा कि ये काम कैसे करता है, फिर उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स उस कंपनी के अंदर रहते हुए लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं, या जो भी जिस कंपनी ने सॉफ्टवेयर का कहा हुआ है उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर आ रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स के बारे में वन बाय वन बताएगा इस रिपोर्ट के अंदर। और तीसरा पॉइंट, उन्हीं प्रॉब्लम्स को कैसे खत्म किया जा सकता है, वो अपनी रिकमेंडेशन देगा कि इस तरह इन प्रॉब्लम्स को हम खत्म कर सकते हैं। वो कैसे पता चलेगा? अब सवाल ये पैदा, एनालिस्ट को कैसे पता चलता है कि ये प्रॉब्लम्स को खत्म करना? उसका काम तो डाटा हासिल करना है और मालूमात और प्रॉब्लम्स। तो जब वो सवालात करता है, इन सारे प्रोसीजर से गुजर के सवालात कर रहा होता है, तो उसके दौरान ही वो उनसे जब पूछते तो वो कहते हैं लोग जो पीपल जिनसे रिव्यू ले रहा होता है कि जी इसमें ये होना चाहिए, इसमें ये चीज नहीं थी, ये मौजूद होनी चाहिए। तो वहां से वो तज्जिया लगा हुआ एक अंदाजा लगा रहा होता है, तज्जिया फिर सॉरी क्या कहूं, अंदाजा लगा रहा होता है कि ये चीजें होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग जो इंटरव्यू से दे रहे होते हैं, क्वेश्चनर जिनसे कर रहा होता है, सैम्पलिंग करता है, ऑब्जर्वेशंस करता है, उसकी बेस पर वो एक आइडिया लगाता है कि ये चीजें होनी चाहिए। इंटरव्यूज के दौरान, क्वेश्चनर्स के दरमियान मैंने ये चीजें पूछी थी, उन्होंने ये राय दी थी, उस बेस पर वो अपनी रिकमेंडेशन से। तो ये 3 पॉइंट्स एनालिसिस रिपोर्ट के बहुत हैं। तो ये आपकी होगी जी सेकंड फेज, एनालिसिस फेज, जिसको हम रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस भी कहते हैं, रिक्वायरमेंट्स हासिल रिक्वायरमेंट्स गैदर करने की। उसके बाद आपकी आ जाती है जी डिजाइन फेज। ठीक है जी, डिजाइन फेज के बाद करते हैं, ये हमारी 2 होगी, एनालिसिस भी होगी और इन्वेस्टिगेशन भी होगी। डिजाइन फेज के अंदर क्या होता है? इसके अंदर आप डिटेल रिपोर्ट लिखते हैं, जो जो चीजें होती हैं, आपने जो भी चीजें हासिल करनी है एनालिसिस के अंदर, रिपोर्ट के अंदर रिक्वायरमेंट्स जो हासिल करनी है, उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को आपने जो रिकमेंडेशंस दी थी रिपोर्ट के अंदर, एनालिसिस रिपोर्ट के अंदर जो रिकमेंडेशंस दी हुई थी, उनको ही आगे लेके चलते हैं और उनको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके बताते हैं। अब डिजाइन 2 किस्म के होते हैं, लॉजिकल डिजाइन और एक फिजिकल डिजाइन। लॉजिकल डिजाइन क्या होता है? इसके अंदर आप फंक्शनल कैपेबिलिटीज बताते हैं, मतलब मेन फंक्शंस क्या है, एम क्या काम है। ठीक है, मिसाल के तौर में फीस वाले की बात कर रहे हो, जो हमने फीस वाले एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? स्टूडेंट का नाम पता होना पहले एंटर करते हैं, रोल नंबर, उसके अंदर टेबल बनाना हो, टेबल पता हो, कॉलम्स कितने होने चाहिए, ठीक है, इंटर कैसे करना है डाटा, उसके बाद सेक्शन बताने हैं, किस सेक्शन में पढ़ता है, ये सारे क्या है? ये मुख्तलिफ एक फंक्शंस हैं, वन बाय वन हम
कि वो सॉफ्टवेयर के अंदर हम कैसे वन बाय वन वो इवेंट परफॉर्म करेंगे, वो टास्क कैसे परफॉर्म होगा। तो जो मेन फंक्शन होगा उस सिस्टम का, काम करने की जो कैपेबिलिटीज होंगी वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप, वो प्रोसीजर हम यहाँ पे इस फेज के अंदर, डिजाइन फेज के अंदर बताते हैं, लॉजिकल के अंदर। इसके अंदर आपको मुख्तलिफ टूल्स होते हैं, केस टूल्स हो गए, प्रोजेक्ट मैन, MS प्रोजेक्ट, गैंट चार्ट, पर्ट चार्ट, बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आप यूज करके इस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये जो मैंने आपको बताया ना, MS प्रोजेक्ट, गैंट चार्ट और केस टूल्स, ये आपको हायर लेवल, हायर स्टडीज के अंदर आप बेहतर इसको पढ़ सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आप पढ़ेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अगर कंप्यूटर फील्ड में जाते हैं तो उसके अंदर आपको इन सॉफ्टवेयर की डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। ये ग्राफिकली डायग्राम्स, ये जो गैंट चार्ट है, ये तो इस तरह का एक होता है, ठीक है, एक लाइन लगी होती है, यहाँ पे हम पॉइंट्स लगा के सारी मेंशन कर रहे होते हैं, इस तरह की डायग्राम्स होती हैं। और केस टूल्स जो होते हैं इसके अंदर मुख्तलिफ इस तरह डॉटेड से बताते हैं जी, UML डायग्राम्स होती हैं, ठीक है, और भी बहुत सी, ये हायर लेवल पे, ये भी आपके इस लेवल पे नहीं, इसलिए मैं इसके बारे में डिटेल नहीं जा रहा। तो लॉजिकल के अंदर जितने भी फंक्शनल कैपेबिलिटीज होती हैं, जिनको आपने मेजर चीजों के ऊपर काम करना होता है, जिसके ऊपर आपका सॉफ्टवेयर काम करेगा, वो आप लॉजिकल डिजाइन फेज के अंदर बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कि ये पहला स्टेप होगा, ये दूसरा, ये तीसरा। उसके बाद फिजिकल डिजाइन के अंदर हम रिक्वायरमेंट्स बताते हैं कि कैसे इनपुट होगा, कैसे उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी और कैसे हमें आउटपुट मिलेगा। इनपुट किस मदद से किया जाएगा, प्रोसेसिंग कैसे उसके ऊपर होगी, आउटपुट कैसे मिलेगा, डिस्प्ले कैसे होगा, हमें मिलेगा कैसे, ये सारी की सारी चीजें हम फिजिकल डिजाइन के अंदर बताते हैं। इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो सारी हम फिजिकल डिजाइन फेज के अंदर बताते हैं। लॉजिकल के अंदर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि वो काम कैसे करेगा, और फिजिकल के अंदर उसकी इनपुट और आउटपुट रिक्वायरमेंट्स डिस्क्राइब करती हैं फिजिकल डिजाइन फेज के अंदर। फिर उसके बाद रिपोर्ट बनाते हैं, जिस तरह सारे हम रिपोर्ट बनाते हैं, इसी तरह डिजाइन के अंदर जो सिस्टम डिजाइनर होता है वो उसकी रिपोर्ट बनाता है, जिसमें फंक्शनल कैपेबिलिटीज बताता है उस सिस्टम की, जो हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज के अंदर हासिल की थी, उसकी बेस पर वो अपनी लॉजिकल डिजाइन फेज बना के फिजिकल डिजाइन फेज की डिटेल इन डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट की फॉर्म में दे देता है। ये हमारी होगी जी डिजाइन फेज, ठीक है जी। अभी हमने 3 फेजेस पढ़ ली। उसके बाद आपकी आ जाती है चौथी, डिजाइन के बाद आ जाता है कोडिंग फेज, ठीक है। ये आपकी बहुत ही अहम फेज होती है, और अगर हम बात करें बाकी सारी फेज के ऊपर इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता, सबसे ज्यादा टाइम लगता है कोडिंग फेज पर। कोडिंग क्या है? इसके अंदर मुख्तलिफ प्रोग्रामर्स होते हैं जिनको अपनी लैंग्वेज के ऊपर एक्सपीरियंस उन्होंने रखा होता है। उन प्रोग्रामर्स ने क्या करना होता है, ये जो सारे हमने फंक्शनल कैपेबिलिटीज डिजाइन फेज के अंदर बताई थी ना, फंक्शनल कैपेबिलिटीज डिजाइन फेज के अंदर कि फंक्शनल कैपेबिलिटीज क्या होती हैं, फिर उसके बाद इनपुट रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, आउटपुट, उनको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना सॉफ्टवेयर के अंदर, पीछे उसके पीछे कोड चलना, वो होंगी कैसे, कहने से तो नहीं हो जाएंगी ना, उसको प्रॉपरली वो सॉफ्टवेयर के अंदर रन कैसे होंगी, उसके पीछे कोड लिखा जाएगा, तो वो सारे जो चीजें उसको प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर के ऊपर चलाया कैसे जाएगा, उसके पीछे प्रोग्रामिंग होती है। वो प्रोग्रामिंग प्रोग्रामर्स करते हैं। प्रोग्रामर वो शख्स होता है जिसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर अबूर हासिल होता है, और वो उसको यूज करके वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है ताकि यूजर उसको फिर चला सके, ठीक है जी। आपका मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के ऊपर आइकन्स हैं, आप क्लिक करते हैं तो वो नया टास्क परफॉर्म हो जाता है, उसके पीछे कोड है, किसने लिखा है, प्रोग्रामर्स ने लिखा है। आप मैसेज को क्लिक करते हैं, मैसेज वाली स्क्रीन ओपन हो जाती है, कैसे होती है, उसके पीछे कोड लिखा हुआ है, कौन लिखता है, प्रोग्रामर्स लिखते हैं, ठीक है।